नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हमारे तमाम सहयोगी दिन भर की बड़ी खबरों पर देंगे पूरी अपडेट और इसके साथ ही शुरुआत करेंगे हम दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह बैठक 2 दिवसीय रही। इस 2 दिवसीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर कार्य समिति की मुहर लगी है और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की इस बात को लेकर के भी मुहर लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में चल रहे बीजेपी मंथन को देखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश लगा रही है, वहीं आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी उसमें खत्म किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो मंथन था वो चल रहा था, तो मंथन में आज जेपी नड्डा के जो कार्यकाल है उसे पूरा कर दिया गया। 2024 के जो है जून 2024 तक इस मंथन इसमें जो है कार्यकाल को पूरा किया गया, मंजूरी दी गई है। उसमें जो तमाम पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहे थे। बता दें कि आपको 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही पूरी तरीके से ताकत झोंकने में लगी है। वहीं जो है लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल इसको जो संबोधन किया था, लेकिन उसके बाद में पार्टी के सबसे पहले जो है कार्यकाल की बात की जाए, जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी देखते हुए उसमें मंथन चला था। गुजरात जीत के बाद जो है कार्यकाल खत्म होने जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जेपी नड्डा पे मोहर लगा दी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से जो है जेपी नड्डा रहेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज कार्यकाल उनका पूरा होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा से मोहर लगा दी। तमाम यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे थे। जिस तरीके से 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, तो उसको देखते हुए जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही मंथन शुरू कर दिया। तमाम अपने नेताओं तक ये जो है तमाम नेता और विधायक और MP जो है यहाँ पर मौजूद रहे थे। बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो को संबोधित किया था, लेकिन उसके बाद ही आपको बताएं जिस तरीके की जो यहाँ पर मंथन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको देखते हुए तमाम प्रतिक्रिया आनी शुरू कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2024 का चुनाव किस तरीके से जीता जाए कि उसे पूरी तरीके से बहुमत बनाई जाए, अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से शुरुआत कर रही है। वहीं बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये भी किया है कि जिस तरीके से जो सांसद और विधायकों के जो कामकाज की बात यहाँ पर की जा रही थी, अलग अलग विधानसभाओं में तमाम सांसद और विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं का कामकाज भी यहाँ पर गिनाया जाएगा। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये यात्रा पंजाब के होशियारपुर में जब पहुंची और यहां से जब शुरुआत हुई इस यात्रा की, तो इस दौरान बड़ी चूक देखने को मिली है। वो चूक राहुल गांधी की सुरक्षा में देखने को मिली है और चूक एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई है। इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी दिनकर आनंद ने। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में एक शख्स राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके पास आ गया और उन्हें गले लगा लिया। वहीं इस पर अब राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कौन सी चूक थी, वह मुझसे गले लगाने आया था, वो अति उत्साहित था, वह मुझसे मिलने आया था, ये कोई सुरक्षा चूक नहीं थी। लेकिन वहीं इस वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राहुल के करीब जाता है, उन्हें गले लगाता है, जिससे वो बहुत चक्के नजर रहते हैं। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और जितने भी सुरक्षा के लोग थे वो उस कार्यकर्ता को पकड़ के बाहर ले जाते हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली हैं। भर्तियां कितनी हैं और कितने पदों पर होनी है, क्या है अंतिम तारीख, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड में एक तरफ जहां नकल माफियाओं पर प्रहार किया जा रहा है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ पदों पर और भर्तियां यहाँ पर निकाली गई है। ये कह सकते हैं कि 2 विभाग की भर्तियां यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 फरवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पहले से ही निर्देश यहाँ पर दिए गए कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से यहाँ पर संपन्न कराई जाए, ताकि बेरोजगारों के जो हित हैं उन हितों को संरक्षित करने का काम किया जा सके, बेरोजगारों को न्याय मिल सके। उसके लिए पूर्व में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें जांच के बाद कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यूके SSSC में नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे में लोक सेवा आयोग के ऊपर बड़ी चुनौती है कि जो अब भर्ती परीक्षा उनकी तरफ से कराई जाएंगी वो पारदर्शी हो, उसमें बेरोजगारों को न्याय मिल सके और उस पर किसी तरह के सवाल खड़े ना हो, ऐसा कार्रवाई उन्हें ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो आयोग की तरफ से 2 पदों पर 2 विभागों के पदों पर ये भर्तियां की जाएगी, उसमें किस प्रकार से बेरोजगारों के लिए पारदर्शी सिस्टम तैयार किया जाता है।
कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव और घरों की दीवारों में दरारों के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। क्या है ताजा मामला जोशीमठ का, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोनू उनियाल। जोशीमठ जो भू धसाव की जो आपदा है उसको झेल रहा है। दूसरी ओर जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। जगह जगह लोगों के जो मकान हैं उन पे दरारें पड़ी हुई है और कुछ जो लोग जो मकान हैं असुरक्षित मकान जो प्रशासन ने चयनित किए हैं गए हैं, जिनके मकानों पे लाल रंग के निशान लगाए गए हैं, उनको हिदायत दी गई है कि आप रात के वक्त वहाँ न रहें। उन्हें दूसरे स्थानों पर सरकार ने प्रशासन द्वारा भेजा गया है। हालांकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो राहत की बात कर रही है। राहत के तौर पर जो 1.5 लाख रुपए जो लोगों को दिए जाने हैं, जो जिनके मकानों पर जो लाल रंग के जो निशान लगाए गए हैं उनको अभी तक जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि कई लोगों को नहीं मिल पाई है। वो तहसील के और पालिका के चक्कर लगाकर परेशान है। और दूसरी ओर जो लोग हैं जिनके मकानों पर ना तो दरार है और ना ही उनके मकानों पर क्रॉस, लाल रंग का क्रॉस लगाया गया है, उन्हें वो धनराशि उपलब्ध हो गई है। जिसके बाद उनके पास जो लोग हैं जो रात दिन तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं वो बहुत परेशान है। कई बार उन जो सेक्टर जो अधिकारी हैं उनको भी फ़ोन लगाने की कोशिश की गई इंडिया वॉइस के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, चमोली, जोशीमठ। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। इस दिन लगातार शिक्षकों को फिनलैंड जाने की रोक को लेकर के मामला तूल पकड़ता नजर आया, मामला गर्माता नजर आया। विधानसभा में हंगामा देखने को मिला और वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी पर भी तमाम सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने। दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक हो गई। बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि शिक्षकों को फिनलैंड जाने दिया जाए, लेकिन एलजी के निर्णय के बाद ये कहा जा रहा है कि एलजी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है शिक्षकों को। और आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि शिक्षक जो है फिनलैंड जाएं और अच्छी प्रशिक्षण वहाँ प्राप्त करने के बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों को रोका जा रहा है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के विधायक भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। साथ ही बीजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जंग पर हंगामा किया। वहीं मार्शल के जरिए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर को सदन से बाहर किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने आज पूरे दिन के लिए बीजेपी के 6 सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया, जिसके समर्थन में बाकी बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सदन में पढ़ा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड न भेजे जाने और एलजी द्वारा चुनी हुई सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने की चर्चा के दौरान रखा प्रस्ताव। आप नेता ने कहा कि एलजी के पास शिक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। चुनी सरकार के काम में व्यवधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। एलजी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न करने और चुनी सरकार के कामकाज को रोक न लगाने की अपील भी की गई है। तो एलजी के निर्णय को लेकर के आम आदमी पार्टी विधायकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना ना करें एलजी, और जो शिक्षक हैं उन्हें फिनलैंड जाने दिया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा श्री रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने के बाद देश भर की सियासी सरगर्मी का पारा हाई हो गया था। लेकिन इस दौरान अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। क्या नीतीश कुमार के बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत में कुछ उलटफेर नजर आ सकता है क्या? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद बिहार में सियासत जारी है। एक तरफ आरजेडी लगातार अपने मंत्री का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू इस पर आपत्ति जता रही है। वहीं इस विवाद के बाद आज पहली बार सीएम नीतीश कुमार कैमरे पर आए और अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबको अपनी अपनी धर्म की पूजा करनी चाहिए, सबको उनका कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वहीं आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम और रामायण तो बिहार के घर घर में बसते हैं, इस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे के बाद आरजेडी और जेडीयू के आपसी रिलेशन में भी तकरार उत्पन्न हो रही है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। चंडीगढ़ मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया कब्जा, सदन के अंदर की क्या रही स्थिति, इस खबर पर पड़ताल की है हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा ने। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने 15 सीटें जीतकर मेयर चुनाव पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वहीं अब चंडीगढ़ के नए मेयर अनूप गुप्ता होंगे। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को 1 वोट से हराया। मंगलवार दोपहर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 15 वोट मिले, जिसके बाद बीजेपी ने अनूप गुप्ता को विजेता घोषित कर दिया गया। बीजेपी के अनूप गुप्ता इससे पहले चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर थे। वो साल 2021 में पहली बार पार्षद चुने गए थे। चंडीगढ़ का मेयर चुने जाने के बाद अनूप गुप्ता ने कहा कि मैं अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार चुना। मैं उसी गरिमा से सदन चलाऊंगा जिस तरह से पिछली मेयर सरबजीत कौर ने चलाया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 6 और शिरोमणि अकाली दल के 1। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल सरेराह बाइक सवारों ने एक सरेराह व्यक्ति को बंदूक की नोक पे लूटपाट की अंजाम दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से गोली मार के 5 लाख रुपए के लिए कैश लूट कर हुए फरार। वहीं जिस तरीके से बदमाशों की सूचना मिलती है और जब बताया जाता है कि जो पीड़ित है, जो युवक था, वो अपने पेमेंट करने के लिए अपनी कंपनी से गया था, बहादुरगढ़ से निकला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही बदमाशों की इसकी सूचना मिलती है कि इसके पास से 5 लाख रुपए कैश लेके जो है युवक जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बाइक सवार बदमाश आते हैं और बाइक सवार बदमाश युवक के पैर में गोली मारकर उस बैग को छीन के चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में दिल्ली पुलिस पहुंचती है और मौके पर जांच पड़ताल करने में लगती है। लेकिन जगह जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए, तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे खंगालने में दिल्ली पुलिस लगी हुई, लेकिन जिस युवक को गोली मारी थी उसका नाम जो है हनी कलारा बताया जा रहा है। जिस तरीके से युवक अपने कंपनी के 5 लाख रुपए पेमेंट कराने के लिए लेके आ रहा था, तो पेमेंट कराने के नाम पे जो है युवक जैसे ही अपनी कंपनी से बाहर निकला बहादुरगढ़ से, तो लेकिन उसके बाद जैसे बहादुरगढ़ से निकला, तो उसके बाद जैसे ही बदमाश बाइक सवार बदमाश आते, बदमाश जो थे 4 बदमाश उस पर थे, लेकिन युवक के पैर में गोली मारकर जो है 5 लाख रुपए कैश लूट कर जो है फरार हो जाते। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में लगी और FIR भी दर्ज कर ली गई है। जिस तरीके से जो है काफ़ी आनन फानन में पुलिस पहुंचती है और साथ ही तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है कि आखिरकार वो बदमाश कौन थे, कहाँ से वो बदमाश आए थे। तो उन बदमाशों का पूरा ठिकाना करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस दिल्ली। यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार सफल बनाना चाहती है और इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है कि दरअसल 8 बड़े शहरों में रोड शो किए जाएंगे। और आज इसी कड़ी में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रोड शो का आयोजन किया गया, जहां पर सरकार के प्रतिनिधि का एक मंडल पहुंचा है। क्या कुछ रही इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी के चलते विदेशी निवेशकों को लुभाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अब लगातार मुंबई में रोड शो हुए, दिल्ली में रोड शो हुए और आज जिस तरीके से कोलकाता में रोड शो किया गया, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ में मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर सिंह मौजूद रहे, आला अधिकारी शासन के जो उत्तर प्रदेश शासन के थे वो मौजूद रहे और पूरा एक साफ तौर पे लक्ष्य की ज्यादा से ज्यादा निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो और इसके साथ ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो है वो सर्जित हो ताकि यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिले, उनको बाहर दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े रोजगार के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमेशा एक चुनावी मुद्दा भी बड़ा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार। 2022 के चुनाव में भी देखने को मिला, उससे पहले 2017, 2012 में भी देखें तो कहीं ना कहीं उन वादों को हकीकत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत नजर आ रही। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को उत्तर प्रदेश में लाया जाए और इसीलिए 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही, जिसके जरिए पूरा मकसद है कि अधिक से अधिक निवेश को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। अलीगढ़ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुकानदार और ग्राहक के बीच का विवाद दो समुदायों के विवाद में तब्दील हो गया? इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर ने। दंगों के लिहाज से अति संवेदनशील जिलों में शुमार अलीगढ़ में कल रात को एक दुकानदार और ग्राहक के बीच की मारपीट का मामला दंगे में बदलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से मामला संभल गया। पूरा मामला थाना सासनी गेट के सराय सुल्तानी का है, जहां पर एक चिकन शॉप पर दो युवक पहुंचते हैं और चिकन को लेकर, खरीदारी को लेकर आपस में कहासुनी होती है और बाद में मारपीट होने लगती है। और मारपीट जो है बाद में दोनों समुदाय के लोग अपने अपने लोगों को बुला लेते हैं और मारपीट दंगों में बदलती हुई नजर आ रही थी कि तभी अचानक मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंचते हैं। डीआईजी दीपक कुमार, एसएसपी कलानिधि नैथानी और डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मौके की नजाकत को समझते हुए वहां पर पहुंचे और खुद जाके यथास्थिति का जायजा लिया। तो वहीं मौके पर शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए तमाम फोर्स भी वहां लगा दी गई है। बताया जाता है कि चिकन को लेकर दुकानदार और ग्राहकों में आपस में कुछ कहासुनी, उसके बाद में मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस ने जो पीड़ित युवक है जिसका मारपीट की थी, उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी दुकानदार और उसके जो कर्मचारी थे उनको जेल भेज दिया। तो वहीं मामले को शांति से निपटाने के लिए मौके पर तमाम फोर्स अभी भी मौजूद है और मौके पर तनावपूर्ण शांति है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बहनोई को यूएनएससी ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 26/11 में हुए हमले में जो है 26/11 हमले में जो है मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। जिस तरीके से आतंकी का उसे कल घोषित किया गया, तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर जो एजेंसियाँ थी यूएनएससी ने उसे आतंकी जो है ग्लोबल आतंकी हमला हुआ था, तो उसी में जो है उसको आतंकी घोषित कर दिया। तो 26/11 का मास्टरमाइंड भी इसको बताया गया है। मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बहनोई हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनियन ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकी घोषित किया है। इसके बाद आतंकी मक्की को संपत्ति जब्त होगी, उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा। यूएनआई ने भारत से राजदूत बोले कि अभी और आतंकियों की लिस्ट भी शामिल कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे दुनिया में यानी ये समझने बना है रहा है कि चीन भारत को रोक नहीं सकता, तो चीन ने भारत के लोगों को न्याय की मांग कर रोड अटकाया था। उन्होंने कहा था कि अभी कोई और भी है जिन्होंने ग्लोबल आतंकी घोषित करवाना है। अब्दुल रहमान के ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाली कमेटी ने भारत में कई हमले किए हैं तो जिम्मेदार ठहराया, जिससे 22 दिसंबर 2002 में लाल किले पर भी हमला हुआ था शामिल बताया जा रहा था। इससे पहले हुए भारत में लाल किले पे हमले को देखते हुए जिस तरीके से 2000 में जो हमला हुआ था, तो उसमें अब्दुल रहमान यानी कि मक्की का सबसे पहले नाम आ रहा था। जिस तरीके से 26/11 में जो है मास्टरमाइंड भी इसमें बताए जा रहे हैं अब्दुल रहमान, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबल आतंकी हमले में जो इसको आतंकी घोषित किया, तो उसको देखते हुए जो यूएनएसआई है उसकी कमेटी बनी है, तो उन्होंने जो है कहा है कि इस तरीके की जो है पूरी तरीके से उनका आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए आतंकी उसको घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत पूरी तरीके से जो है लोगों से जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमला हो रहे, तो आतंकी हमले को रोकने के लिए भारत पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी में लगा हुआ है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बदायूं में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। क्या रही वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि एक बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस बात की सूचना जब परिजनों को मिली तो परिजन में कोहराम मच गया। आपको बताएं कि ये पूरी घटना शाम की है। जो एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी तक कोई वाहन का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने सबके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि वाहन को पुलिस कब तक कब्जे में ले पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान दरअसल एक टोल प्लाजा के पास से आबकारी विभाग की टीम ने विदेशी शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। आबकारी विभाग लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमरोहा में जोया टोल पर आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के जोया टोल प्लाजा का है, जहां पर आबकारी विभाग और रजबपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 60 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। फिलहाल आबकारी विभाग के अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताते हुए कहा कि लगातार माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत लगातार पुलिस चेकिंग पर है। आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में जोया टोल पर संयुक्त रूप से आबकारी विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से विदेशी शराब बरामद हुई है, जिस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रजबपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। देश की सीमा में तैनात जवानों का क्या रायबरेली जिले में सम्मान नहीं किया जाता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। ताजा मामला भदोखर थाने का आया है, जहां एक सैनिक रघुरायपुर गांव का अपने कागजों की सूचना दर्ज कराने भदोखर थाने गया हुआ था, जहां पर उसके साथ वहां के सिपाही, मुंशी व इंस्पेक्टर ने गाली गलौज करते हुए उसको अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके साथ 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आरोप सैनिक ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया है। उसने बताया कि वो अपने पत्नी के साथ भदोखर थाने गया हुआ था, जहां उसके ट्रक का कागज गुम हो गया था और उसकी सूचना दर्ज कराने गया हुआ था। तो उसके साथ वहां पर मौजूद सिपाही व इंस्पेक्टर के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट की गई है। तो इस तरह की पूरी सूचना जब उसने एसपी रायबरेली से बताया, तो एसपी रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में अगर किसी प्रकार से दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह से देश के सैनिक के साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो आम जनमानस के साथ किस तरह से पुलिस पेश आती होगी। अब इस पूरे मामले की जांच किस तरह से एसपी रायबरेली के द्वारा कराई जाएगी और क्या कार्यवाही की जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस तरह की जो पुलिसिया कार्यशैली है वो निश्चित रूप से पुलिस के खाकी पर सवाल उठाने पर विवश करती है। अब क्या कार्यवाही की जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर एटा महोत्सव में मशहूर गायक कन्हैया मित्तल पहुंचे, लेकिन इस दौरान इस महोत्सव में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। क्या रही वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष। कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम में देर रात दर्शकों ने जमकर हंगामा मचाया है। कुर्सियों को तोड़ा गया, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और साथ साथ जो कार्यक्रम के संयोजक थे उनके द्वारा लगातार मन से इस बात के दिशा निर्देश दिए जाते रहे कि आप लोग संयमित होकर देखें। लेकिन जो दर्शक थे वो इस कदर उत्साहित थे कि उनके द्वारा लगातार सारे नियम कायदे कानून जो थे उनका उल्लंघन किया गया। कुर्सियां तोड़ी गई, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने भी आई जिसमें पत्थर भी फेंके गए। हालांकि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे, वो लगातार मन से इस बात को लेकर दिशा निर्देश देते रहे कि संयमित रहें। लेकिन जो हालात थे वो बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें लाठियां भी भाजनी पड़ी। हम आपको यही बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर लगातार लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे। एटा महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर देर रात तक ये पूरा बवाल चला। सहयोगी अशोक कुमार के साथ संतोष, इंडिया वॉइस, एटा। हापुड़ में चलती कार कैसे बनी आग का गोला, आग लगने की क्या रही वजह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में चलती कार बनी है आग का गोला। जी हां, आपको बता दें चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और कार धू धू कर जल उठी। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें यह पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा रोड का है, जहां कार सवार युवक कहीं जा रहे थे, तभी अचानक कार में आग लग गई और आग में कार धू धू कर जल उठी। जलती हुई कार से कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का ये सारा वाकया है। पलवाड़ा रोड पर ये आग चलती हुई धू धू कर जल उठी और आग का गोला बन गई। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में बीती रात एक ट्रैक्टर लकड़ी लेकर के जा रहा था और इस दौरान हादसा हो गया। ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। आपको बता दें पूरा मामला कादीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 20 वर्षीय अंकुश की ट्रैक्टर से
दबकर दर्दनाक मौत हो गई। परिवारजनों की माने तो पूरा मामला धन उगाही का है। आपको बता दें, संत तुलसीदास पीजी इंटर कॉलेज के पास उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सिपाही दानिश और सिपाही जितेंद्र द्वारा चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर को पकड़कर थाने ले जाने की बात परिजन कर रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर को रास्ते में चालक द्वारा ले जाने पर वह अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 20 वर्षीय आजमगढ़ निवासी अंकुश की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को जब इसकी सूचना हुई तो हाहाकार मच गया। आपको बता दें, परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हुए शव को पटेल चौराहे पर रखकर हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि इसकी सूचना जब मुख्यालय पर लगी तो तत्काल पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सब पर गैर इरादत हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें, तब जाकर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कराया। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।